इस वीडियो में हम Zod लाइब्रेरी का यूज़ करके अपने सर्वर एक्शन वाले फॉर्म में क्लाइंट साइड में भी और सर्वर साइड में भी दोनों जगह पर हम वैलिडेशन लगाएंगे। अभी हमने एक बहुत ही सिंपल सा वैलिडेशन लगा के रखा है कि लेंथ नेम की 3 से ज़्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? कम हो तो यहाँ पे हम एरर थ्रो कर रहे हैं। ईमेल के अंदर @इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन ये एक वैलिड ईमेल नहीं बताता है। कम से कम एक कंडीशन चेक कर रहा है ये, और ऐसे ही पासवर्ड की लेंथ हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली हमने बहुत ही सिंपल सा वैलिडेशन लगाया, लेकिन इतने वैलिडेशन से काम नहीं चलता है। हमें स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन लगाना चाहिए, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करनी चाहिए। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम Zod लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। अगर आपको Zod नहीं पता है, तो आप सर्च कर लेना Zod, 1 मिनट, Zod। अगर आप सर्च करते हैं, तो एक काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। इसका मैं npm भी ओपन कर देता हूँ। Zod npm बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है। ये टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पर देखो इसके मिलियन ये डाउनलोड्स देखो, 33 मिलियन वीकली डाउनलोड्स। 1 मिनट, 33 मिलियन वीकली डाउनलोड्स हैं इसके, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है। और इसका यूज़ करके हम काफ़ी रोबस्ट डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे करना है? यहाँ पर पहले हम इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पे npm i Zod ये कर लूँगा, और अभी यहाँ पे इसका Zod का वर्ज़न 4 है, लेटेस्ट वर्ज़न। तो इस तरह से हमें इंपोर्ट करके अपना स्कीमा क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले नहीं यूज़ किया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। अब यहाँ पर हम Zod का स्कीमा कहाँ पर रखेंगे? तो यहाँ पे लिव फ़ोल्डर के अंदर हम स्कीमा का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, स्कीमा फ़ोल्डर, और इसके अंदर मैं यूज़र स्कीमा डॉट जेएस इस नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ। इसी फ़ाइल के अंदर मैं रजिस्टर का स्कीमा भी और लॉगिन का स्कीमा भी रख दूँगा, और यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो यूज़र है, इसका नाम मैं चेंज करके कर दूँगा रजिस्टर स्कीमा, ये नाम हो जाएगा। अब इसके अंदर हम अपना स्कीमा का पूरा डिटेल, हर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि नेम एक स्ट्रिंग होगा, और इसका लेंथ हम दे सकते हैं, मिन लेंथ मिनिमम 3 होना चाहिए, और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। ऐसा हम वैलिडेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये हो गया नेम के लिए। ऐसे ही हम ईमेल के लिए सेट कर सकते हैं। ईमेल ईमेल के लिए हमारे पास z.email का एक वो होता है, एक फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल को ये वैलिडेट कर देगा। ऐसे हम यहाँ पे पासवर्ड नाम की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इसका भी टाइप हम स्ट्रिंग सेट कर देंगे, और इसको हम regex से वैलिडेट करेंगे। इसके अंदर हम पासवर्ड को मैच करने के लिए एक regex डालेंगे। तो एक regex मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये है regex, और ये मैंने उल्टा बैकस्लैश डाल के पेस्ट कर दिया। एक बार मैं कंट्रोल Z करके ऐसे करके पेस्ट करता हूँ, तो ये हमारा regex बन जाएगा। ये कैपिटल लेटर, मतलब सभी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सभी नंबर्स को मैच करेगा, और ये मेक श्योर करेगा कि 8 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स हों। तो ये करता है, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं ट्रैक करेगा। यहाँ पर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं बता रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर भी मैंडेटरी रखें, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा regex छोटा रहे और सिंपल भी रहे हमारा पासवर्ड। तो इतना हमने सेट कर दिया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा, और इसको कैसे यूज़ करना है, इसको जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं इसके ऊपर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, ये रजिस्टर स्कीमा डॉट, इसको हमें पहले इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हो गया है। इसके ऊपर सेव पार्स मेथड होता है, इसको यूज़ करना है मेथड को, और उसके अंदर ये वैल्यू डाल देनी है, पूरा ऑब्जेक्ट हमें डाल देना है। ये वैलिडेट करके हमें एक रिज़ल्ट देगा, कॉन्स्ट रिज़ल्ट। अगर सारी वैल्यूज़ वैलिड हैं, तो रिज़ल्ट यहाँ पे सक्सेस आएगा। इसके अंदर एक सक्सेस नाम की प्रॉपर्टी रहेगी, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स रहेगी। अगर ट्रू है यानी कि ये पास हो चुका है, इसके अंदर जो भी चेक्स थे वो सब पास हो चुके हैं, और उसके साथ-साथ हमें एक डेटा नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी, उसमें जो फाइनल डेटा है वो रिसीव होगा।
ठीक है, बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे रिसीव हो जाएगा जो हम यहाँ पे पास करेंगे। अगर वो फेल हो जाता है तो सक्सेस नाम की प्रॉपर्टी फॉल्स रहेगी और एक एरर नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। अब हम ये एरर्स मैनुअली नहीं ऐड करेंगे। अभी के लिए मैं इन सभी को कमेंट आउट कर देता हूँ। इन सभी एरर्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट इसलिए किया है क्योंकि अभी एरर के मैसेजेस मुझे यहाँ से कॉपी करने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैनुअल एरर मैसेजेस देने हैं। इधर कहाँ गया? यहाँ पर हम खुद के एरर मैसेज देंगे। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एरर मैसेज रहते हैं लेकिन उतना सही नहीं रहता है, रीडेबल नहीं रहता है एरर मैसेज डिफ़ॉल्ट वाले। तो यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। हम एक बार रिज़ल्ट को कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग रिज़ल्ट, और ये एपीआई कॉल भी यहाँ से हटा देते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबमिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, ये शायद पुराना एरर रहा होगा क्योंकि अभी तो हम कोई एरर सेट नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा और हमारा सर्वर रन हो रहा है शायद, हाँ रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है हमारा रजिस्टर पेज। ठीक है, तो वो जो एरर आई थी वो पुराने कोड के कारण आई थी। हमारा सर्वर प्रॉपरली मतलब यहाँ पे पेज ओपन ही नहीं था, लेटेस्ट वाला पेज। तो ये देखो, हमने ये रन किया है और कंसोल के अंदर में क्या मिल रहा है, एक सक्सेस नाम की प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी वैल्यू है फॉल्स। सक्सेस फॉल्स है तो एरर वाली प्रॉपर्टी रहेगी। अगर सक्सेस ट्रू होता तो एरर वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। सक्सेस ट्रू कैसे रहेगा, हम जब एक वैलिड पासवर्ड देंगे, और वैलिड पासवर्ड कैसे देंगे, ये वाली कंडीशन मीट होनी चाहिए। यहाँ पर यूजर स्कीमा के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक मतलब सारे मतलब जो पासवर्ड है ना उसमें कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो ये चीज़ हम कर देते हैं ताकि एरर ना आए। यहाँ पे तो सारे नंबर्स ही हैं, 1 2 3 ए बी सी डी कैपिटल में, और टोटल कितने हुए, 2 2 4 3 7, एक और कर देते हैं, ये 8 हो जाएगा। अब ये एरर नहीं थ्रो करना चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सक्सेस ट्रू आ रहा है और डेटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे डेटा वो ऑब्जेक्ट आ रहा है जो हमने पास किया था। और एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि अगर हम डेटा में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर देते हैं, मान लो मैं एज नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, तो जब ये स्कीमा के थ्रू पास होके आएगा तो रिजल्ट के अंदर जो डेटा नाम की प्रॉपर्टी रहेगी उसमें एज नहीं रहेगा, क्योंकि स्कीमा के अंदर हमने 3 ही प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं। तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अगर कोई होती हैं तो वो सब गायब हो जाएंगी। अभी आप देखना, सबमिट करूंगा, सक्सेस ट्रू है, यहाँ पे डेटा नाम की प्रॉपर्टी है और डेटा के अंदर जो एज था वो गायब हो चुका है। अगर हमने अपने स्कीमा के अंदर एज दिया होता तो यहाँ पर एज भी आता। मैं एक बार यहाँ पर एज भी ऐड करके दिखा देता हूँ, एज z डॉट नंबर, बस ये कर दूंगा। तो अब अगर हम सबमिट करेंगे तो डेटा के अंदर एज भी आएगा। ये देखो, एज भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें एज नहीं चाहिए इसीलिए मैं एज हटा देता हूँ। यहाँ से भी हटा देता हूँ, बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एज ऐड कर दिया था खुद ही हार्ड कोड करके। अब हमें पता है कि इसके ऊपर ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर 2 प्रॉपर्टी रहती है, 2 नहीं 3 प्रॉपर्टी रहती है। एक तो होता है सक्सेस, एक होता है डेटा और एक होता है एरर। तो अगर सक्सेस प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ सक्सेस, ठीक है, यानी कि अगर सक्सेस हो गया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ सेट कर सकते हैं, ये कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एरर्स को हम एम्प्टी कर देंगे। एरर्स मान लो गलती से कुछ एरर्स सेट रही होंगी तो एरर्स को हम एम्प्टी कर देंगे और फॉर्म एक्शन को कॉल कर देंगे इफ सक्सेस, और यहाँ से हम रिटर्न भी कर सकते हैं। मैं से रिटर्न कर देता हूँ, हालांकि चाहे तो सेपरेटली रिटर्न कर सकते हैं, इसकी एक्चुअल कोई रिटर्न वैल्यू नहीं रहेगी, बस हम आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रोग्राम ना बढ़े उसी से रोक रहे हैं। या फिर हम इफ़ नॉट सक्सेस करके इधर एरर्स को सेट कर सकते थे, जो एक्चुअल एरर्स आई हैं उसको। तो एक काम करते हैं, इफ़ नॉट सक्सेस कर देते हैं। इफ़ नॉट सक्सेस यानी कि अगर एरर होगी तो
तो एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे ही रख देता हूँ, ठीक है। अगर सक्सेस नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और कंसोल लॉक कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे एरर जो आता है ना, एरर प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक इश्यूज नाम की प्रॉपर्टी मिलती है जो कि एरे होती है। एक एरे ऑफ वो होता है, एरे ऑफ जो एरर्स आई हैं उनका एक एरे रहेगा। अब ये रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड ये बोल रहा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो हम कंसोल लॉक कर रहे हैं इसके कारण है। अभी मैं फिर से सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसलिए सबमिट हो गया है। मैं यहाँ पे एरर क्रिएट करवाता हूँ, इसका वैल्यू छोटा कर देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एरर्स वाली ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आई है, और एरर किस फील्ड के ऊपर है? एरर है पाथ नेम के ऊपर है, ठीक है। ऐसे ही हम ईमेल ईमेल को इन्वैलिड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एरर के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। देखो ईमेल के लिए एरर है यहाँ पे पाथ ईमेल, ठीक है, और ईमेल का ये एरर मैसेज भी है, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ये आ रहा है। ऐसे ही पासवर्ड को भी अगर हम इनवैलिड कर देते हैं तो 3 एरर मैसेज यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन एरर मैसेजेस को यूआई के ऊपर दिखाना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फ्लैटन मेथड का फ्लैटन नाम का मेथड होता था, यहाँ पर एक फ्लैटन नाम का मेथड होता था, लेकिन अभी इसको डिप्रिकेट कर दिया गया है। ये मेथड हमें थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में वैल्यूज को प्रोवाइड कर देता है, ताकि हम आसानी से शो कर सकें। देखो अभी ये हमें फील्ड एरर्स नाम की प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। तो हम इस फील्ड एरर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर देख सकते हैं ईमेल की क्या एरर है, नेम की क्या एरर है, पासवर्ड की क्या एरर है। ये थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है, लेकिन अब ये डिप्रिकेट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे? तो इसके अल्टरनेटिव एक दूसरा मेथड है, हालांकि इसके ऊपर अगर हम हवर करते हैं तो ये बोल रहा है z.treefy.error मेथड यूज करो, लेकिन ये भी उतना अच्छे से फॉर्मेट में नहीं देता है। एक z है, पहले मैं तो z को इंपोर्ट करूंगा, यहाँ से zod वर्जन 4 से मैं इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। और इसके ऊपर मैं करूंगा, यहाँ पे एक मेथड होता है, यहाँ पर जो मेथड होता है वो होता है फ्लैटन, ठीक है, फ्लैटन एरर। इसके ऊपर भी ये फ्लैटन एरर का मेथड होता है, और इसके अंदर हम अपना एरर ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। ये जो जॉड की एरर आई है यहाँ से हमने लिया है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये उसी फॉर्मेट में दे देगा, प्रॉपर की वैल्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। अभी मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखो की वैल्यू के फॉर्मेट में ये एरर दिखा रहा है हमें, ठीक है। इस तरह से ये एरर्स आ रही हैं। अब हम इस एरर को, जो फील्ड एरर्स है, इसको हम एरर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सेट एरर्स कर दूंगा, और सेट एरर्स के अंदर इसको फ्लैटन करके डॉट फील्ड एरर्स को लेके सेट कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, ये एरर ऑब्जेक्ट हमारे एरर स्टेट के अंदर सेट हो जाएगा और हमारे यूआई के अंदर दिखेगा, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको कंसोल लॉग भी कर देता हूँ, इतने को कंसोल लॉग भी कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सेव किया, अब देखो यहाँ पे सारी एरर्स दिख रही हैं यूआई के अंदर। और क्या हमने सेट किया है, हमने एरर को इस तरह से सेट किया, ईमेल और उसकी वैल्यू एरे। आप सोच रहे होंगे कि ये एरे है, लेकिन ये कैसे यूआई के अंदर दिख रहा है? तो रिएक्ट अलाउ करता है, रिएक्ट के अंदर हम एरे भी यूआई के अंदर दिखा सकते हैं डायरेक्टली। देखो जैसे एरर्स डॉट नेम है ना, तो अब एरर्स डॉट नेम एक एरे है, और एरे को हम यूआई के अंदर आराम से दिखा सकते हैं। ये आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जब हम मैप करते हैं ना, तो मैप एक एरे ही रिटर्न करता है, और उसको हम यूआई के अंदर दिखाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, इसके अंदर मैं एक एरे रख दूंगा, और एरे के अंदर एप्पल और मैंगो ये रख दूंगा। ये हमारे यूआई के ऊपर प्रॉपरली दिखेगा, ये देखो एप्पल मैंगो इस तरह से ये दिख रहा है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ और नहीं करना पड़ा। उसी कारण से यहाँ पे ये एरर भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये में एरर्स दिख रही हैं। अब ये एरर का मैसेज उतना अच्छा नहीं है,
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एरर के मैसेजेस को सेट कर देते हैं, और मैसेजेस को सेट करने के लिए ये वाला मैं कॉपी कर लूँगा, और स्कीमा के अंदर हम जैसे ये मिन वाला है ना, यहाँ पर हम ये डाल देंगे, और मैं कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पे, नेम शुड बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। और मैक्स के लिए भी मैं एरर डाल देता हूँ। यहाँ पर जो मिन और मैक्स मेथड है या फिर ईमेल मेथड है, इन सब में सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम अपने एरर मैसेज सेट कर सकते हैं, कस्टम एरर मैसेज। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा शुड बी एट मैक्स 100 कैरेक्टर्स, हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल, ये मैसेज हो जाएगा। और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैं ऐसा चाहूँ तो लिख सकता हूँ प्लीज ऐड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी को समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने ये एरर मैसेज लिख रखा है। एक बार मैं कंट्रोल Z करके डबल कोट हटा के ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा लंबा एरर मैसेज है, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स विथ अपर केस, तो इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। एट लीस्ट एंटर यहाँ पे लिख सकते हैं, एंटर एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स विथ अपर केस, लोअर केस एंड अ नंबर, इतना कर देंगे तो हमारे यूआई के ऊपर ये दिखेगा। अभी हम दोबारा से सबमिट करते हैं, ये देखो अपडेट हो गया। एरर मैसेज थोड़ा लंबा है लेकिन प्रॉपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। अब अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये प्रॉपरली सबमिट हो जा रहा है। अगर मैं इनवैलिड कर देता हूँ, यहाँ पर इनवैलिड कर दिया मैंने, अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, ये एरर आ रहा है। और ये पुराना मैसेज है, ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये वहाँ से हम दिखा रहे हैं, यहाँ से किधर गया, यहाँ से हम दिखा रहे हैं इस वाले स्टेट से। और ये स्टेट वेरिएबल तभी अपडेट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, अपने फॉर्म एक्शन को कॉल करते हैं, तो उससे जो भी रिटर्न वैल्यू आती है तभी ये अपडेट होता है। तो इसको आप चाहें तो हैंडल कर सकते हैं, वैसे हमें इस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, और हम स्टेट को बस कॉन्सोल लॉक कर लेंगे। अभी यहाँ पर स्टेट को बस कॉन्सोल लॉक कर लेते हैं, ताकि जब सबमिट हो जाए तो हमें दिखे कि हाँ स्टेट ये प्रिंट होके आ रहा है, जो भी वैल्यू रहेगी वो हमें स्टेट की दिखेगी, ठीक है। तो अभी एम्प्टी वैल्यू है, अभी हमने रजिस्टर किया तो ये अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इनवैलिड करके इसको इनवैलिड कर देते हैं, इसको इनवैलिड कर देते हैं, तो ये हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, उसके कारण प्रिंट होके आ रहा है, सबमिट होने के कारण नहीं प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर सबमिट करते हैं तो ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लाइंट साइड के अंदर जॉर्ड का यूज़ करके वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं, और हमने काफ़ी अच्छे से सभी वैल्यूज़ को दिखा दिया है। और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर जो हम एरर्स को सेट कर रहे हैं, इधर सेट एरर्स जो कर रहे हैं, ये जॉर्ड के द्वारा जो भी आई हुई एरर है उसको सेट कर रहे हैं, हमें खुद एरर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जॉर्ड ही हमें एरर दे रहा है, और जॉर्ड ही हमें डेटा देगा, ठीक है। और उस डेटा को हम यहाँ पे पास कर देंगे, जॉर्ड के द्वारा दिए गए डेटा को हम यहाँ पे पास करेंगे। कॉल करते टाइम हम बिना वैलिडेट किए डेटा को नहीं पास करेंगे। हमें पता है कि अगर हम इस चीज़ को पास करेंगे तो इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं तो वो भी चली जाएंगी, लेकिन जब वैलिडेट कर देते हैं तो एकदम प्रॉपर स्कीमा से मैच करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है वही यहाँ पे आती है, और उस चीज़ को हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब अगर हमारा जो यूज़र है वो इनवैलिड वैल्यूज़ को एंटर करता है, जैसे कि अभी मैं पासवर्ड छोटा कर देता हूँ, इनवैलिड वैल्यूज़ को जब एंटर करेगा यूज़र तो ये रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है जो कि सबसे अच्छा है, तुरंत ही क्लाइंट साइड में चेक हो गया कि ये वैल्यू यहाँ पे इनवैलिड है, ठीक है। हमें सर्वर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इससे यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्वर साइड वैलिडेशन भी करेंगे।
ये हमारा जो है ये सर्वर का डेटा है। यहाँ पर भी फॉर्म डेटा आ रहा है, जब हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म का डेटा आ रहा है। भले ही हमने क्लाइंट साइड के अंदर वैलिडेशन लगा लिया है, लेकिन हमें कभी भी क्लाइंट साइड के वैलिडेशन के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। क्लाइंट साइड का कोड जो होता है वो अनसेफ कोड माना जाता है। वो ब्राउज़र में जाके रन करता है, उसको यूज़र मॉडिफाई करके, चेंज करके किसी भी तरह से उसको डिसेबल कर सकता है वैलिडेशन को, और मलिशियस डेटा हमारे साइट के ऊपर सेंड कर सकता है। इसीलिए हमें सर्वर के ऊपर भी वैलिडेशन लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम सर्वर के ऊपर अब वैलिडेशन लगाते हैं, और सर्वर के ऊपर वैलिडेशन लगाने के लिए हमें वही स्कीमा यूज़ कर लेना है, यही रजिस्टर स्कीमा। हमें कोई दूसरा स्कीमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही स्कीमा हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर रजिस्टर स्कीमा, और एग्जैक्टली मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूँगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि इसको पहले तो इंपोर्ट कर लेना है, रजिस्टर स्कीमा को इंपोर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर हम अपना फॉर्म डेटा डालेंगे। अब हमें फॉर्म डेटा को वैलिडेट करना है। यहाँ पे हमें सक्सेस मिलेगा, डेटा मिलेगा, एरर मिलेगा। अगर सक्सेस नहीं मिलता है, यानी कि एरर आती है, तो हम यहाँ पे सेट एरर्स नहीं करेंगे, इधर से हम रिटर्न करवाएंगे। यहाँ से हम कुछ रिटर्न करवाएंगे, और क्या रिटर्न करवाएंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते हैं, और उसके ऊपर मैं एक एरर नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, या फिर एरर्स नाम की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, जिसके अंदर हम ये एरर सेंड कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, बस इतना ही काफ़ी है, इतना हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्म डेटा को ही सेंड कर देते हैं। मैसेज भी सेंड कर देते हैं, फॉर्म डेटा भी सेंड कर देते हैं, जिसकी वैल्यू मैं डेटा कर दूंगा, डेटा इस तरह से सेट कर दूंगा, डेटा की वैल्यू फॉर्म डेटा। अब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो हम इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और एरर का ये वाला कोड हटा देते हैं। अब ये प्रॉपर वैलिडेट करके ये एरर सेंड हो गई। ठीक है, और ये डेटा मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। ठीक है, डेटा में ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैं फॉर्म डेटा अलग से सेट करने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला डेटा मैं यूज़ करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये तो एरर देगा नहीं, क्योंकि हम फ्रंट एंड से वैलिडेट कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हम एक काम करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेट नहीं करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेट नहीं करते हैं अभी के लिए, टेम्परेली, और यहाँ पर सीधा न्यू यूज़र ये सेंड कर देते हैं। यूज़र सेंड कर दिया। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इधर मैं ईमेल को इनवैलिड कर देता हूँ। ठीक, और अभी मैं सबमिट करूँगा। इधर यहाँ पे z इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर आ रही है, हमें यहाँ पे zod को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये v4 से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया, और अब दोबारा से हम टेस्ट करते हैं इसको। हमने किया, अब ये देखो, इस केस में ये सक्सेस हो गया, क्योंकि ये रीलोड कर दिया हमने, तो ये सब कुछ वैल्यू सही है। तो डेटा आ रहा है हमारे पास, और मैसेज आ रहा है कि ये चीज़ सक्सेसफुल हो गया। अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, @ हटा देते हैं। अब हमारा ईमेल इनवैलिड बन चुका है। अब यहाँ पे एरर आएगा, ये देखो एरर आ रही है, और एरर क्या है, ईमेल के लिए बस एरर है, प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल। ऐसे हम पासवर्ड को भी इनवैलिड कर देते हैं। अभी हम सबमिट करेंगे तब एक्चुअल रिस्पॉन्स आएगा। देखो सबमिट किया हमने, अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों के लिए रिस्पॉन्स आ रहा है। अब इसको हम कैसे यूआई के ऊपर दिखा सकते हैं, तो हमें इसको अपने एरर्स वाले ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्टेट आ रहा है, इसके अंदर एरर नाम की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, और अगर वो एरर नाम की प्रॉपर्टी, एरर नहीं, एरर्स नाम की प्रॉपर्टी है शायद, हाँ एरर्स नाम की प्रॉपर्टी है, ये एरर्स नाम की प्रॉपर्टी जब चेंज होगी तो हमें ये चीज़ सेट करना है, इसका एरर उठा के हमें इस एरर्स के अंदर डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट लगा सकते हैं, यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर हम ये ट्रैक करेंगे, यहाँ पे स्टेट
डॉट स्टेट डॉट एरर्स। ये वैल्यू जब भी चेंज हो तो हम क्या करेंगे, सेट एरर्स इज इक्वल टू स्टेट डॉट एरर्स, ऐसा सेट कर देंगे। बस इतना अगर हम करेंगे तो आप देखना, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, पासवर्ड भी इनवैलिड कर देता हूँ। ये हमने किया। अब ये देखो, ये सर्वर साइड वैलिडेशन से एरर आ रही है। ठीक है, ये वाली एरर सर्वर से आ रही है। देखो अभी मैं क्लियर करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ और सब कुछ क्लियर करता हूँ। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाली एरर कहाँ से आ गई, पेज एरर्स डॉट नेम। ठीक है, ये यहाँ से आ रही है। ये देखो यहाँ पे हम एरर्स डॉट, नीचे हम एरर्स डॉट नेम को एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए ये एरर आ रही है। तो हम एक बार क्वेश्चन मार्क को शो कर देते हैं, मतलब ऑप्शनल बना देते हैं। ये एरर डॉट पासवर्ड, एरर डॉट ईमेल, क्योंकि ये नल भी हो सकती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अभी ये एरर नहीं रहेगी इस तरह से। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको इनवैलिड कर देते हैं, पासवर्ड को भी इनवैलिड कर देते हैं, नेम को भी इनवैलिड कर देते हैं। अब यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन हटा दिया है। अब अगर हम सबमिट करेंगे तो बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। देखो पोस्ट रिक्वेस्ट गई है, बैकएंड से रिस्पॉन्स आया है, ये चीज़ें इनवैलिड है और एरर्स नाम की प्रॉपर्टी है, और इसी एरर नाम की प्रॉपर्टी को लेके हम यूआई के ऊपर दिखा रहे हैं। तो ये हो गया सर्वर साइड वैलिडेशन। मान लो गलती से फ्रंट एंड से किसी भी तरह से डिसेबल कर देता है वैलिडेशन को, तो भाई सर्वर के ऊपर वैलिडेशन लगा रहेगा। लेकिन हमें सर्वर साइड वैलिडेशन केवल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा स्लो होता है। अगर नेटवर्क स्लो रहेगा तो यूज़र को फीडबैक स्लो मिलेगा। अभी मैं नेटवर्क स्लो कर देता हूँ, स्लो पहले तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद स्लो करता हूँ। और नेटवर्क को स्लो 3G कर देता हूँ, 3G कर देता हूँ, और ईमेल को बस इनवैलिड करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो अभी इतने देर बाद ये एरर आई है। लेकिन अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी इनेबल कर देते हैं, बस इतना कोड अनकमेंट कर देते हैं, तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी इनेबल कर देगा। और यहाँ पे मैं डेटा सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, नेटवर्क हमारा स्लो ही है, लेकिन एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे पासवर्ड को इनवैलिड करके सबमिट करता हूँ। ये देखो तुरंत इमीडिएटली आ गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसमें। एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। 3G किया मैंने, ईमेल को इनवैलिड किया, मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, तुरंत। नेटवर्क से इसको मतलब ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही है, क्लाइंट साइड के ऊपर ही वैलिडेट हो जा रहा है। तो हमने बहुत ही रोबस्ट वैलिडेशन लगा दिया है। हमने क्लाइंट साइड के ऊपर भी वैलिडेशन लगा दिया फॉर्म एक्शन का यूज़ करते टाइम। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म एक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब सर्वर एक्शन यूज़ करते हैं तब क्लाइंट साइड वैलिडेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस तरह से हम कर सकते हैं, मैनुअली एक्शंस को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से हम करके मैनुअली क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन लगा सकते हैं और सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, और हमारा एक ही स्कीमा दोनों जगह पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका इंपोर्ट ऊपर कर देता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ। मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता है कि डायरेक्टली इंपोर्ट करने से और ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करने से क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों मुझे लगता है सेम ही जैसे काम करते हैं। देखो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन इसका ऐसे रिकमेंड करता है ये, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, मैंने पहले वैसा करके नहीं देखा था, ऑटो इंपोर्ट के कारण वैसा इंपोर्ट हो गया था। अभी नेटवर्क को मैं नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ, और ये इशू क्या है, ये तो हाइड्रेशन का इशू ऐसे ही आ रहा है। अगर रिफ्रेश करेंगे वो ऐसे इशू था, वो चला गया। रजिस्टर किया हमने, और अभी हम फॉर्म को इनवैलिड करके एक बार रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि उन दोनों इंपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट करेंगे तब भी वही चीज़ इंपोर्ट होता है,
ब्रैकेट के बाहर इंपोर्ट करेंगे तब भी वीजे इंपोर्ट होता है। ठीक है, इतना कर लिया हमने तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जॉर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करके क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों जगह पर अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं, और ये करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम वैलिडेट नहीं करते हैं डेटा को तो हमारे सर्वर के ऊपर, हमारे डेटाबेस के ऊपर अटैक हो सकता है, एसक्यूएल अटैक हो सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। हालांकि हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी एसक्यूएल अटैक होता है। उसको हम नो एसक्यूएल अटैक बोलते हैं क्योंकि वो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ठीक है, इसीलिए हमें अपने डेटा को सैनिटाइज करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर रजिस्टर की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग सर्वर एक्शन। अभी तक तो हमने केवल डेटा को वैलिडेट करना ही सीखा है, डेटा को अपने क्लाइंट से सर्वर तक पहुँचाना, सर्वर से क्लाइंट तक पहुँचाना, बस यही चीज़ सीखा है। अब हम इसका यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर यूज़र को एक रजिस्टर करवाएंगे, डेटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे। और अब इसके बाद का काम बहुत ही सिंपल है, आसान है, 1 मिनट का काम है, आराम से हो जाएगा। आप खुद से ट्राई करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम रजिस्टर की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग सर्वर एक्शन।